गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने मेटल्स का किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इसको हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब जनरली जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करते हैं। अब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो फर्दर पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें वाटर के साथ रिएक्शन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। विग्रसली का मतलब होता है कि जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी के अंदर जाते ही आग पकड़ लेती है। इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट के साथ जलना शुरू कर देता है। अब ये ब्लास्ट क्यों करते हैं, इसका रीज़न होता है ये हाइड्रोजन गैस और ये कुछ अमाउंट में जो हीट एनर्जी रिलीज होती है ये। अब ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है ये इतना सफिशेंट होता है कि ये इस हाइड्रोजन गैस को आसानी से जला सकता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ती है वो ब्लास्ट के साथ जलना शुरू हो जाता है। अगर आप पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम वाटर की सरफेस से जैसे ही टच होगा वैसे ही ये ब्लास्ट कर जाता है, वैसे ही जलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम पानी के अंदर जब जाता है तो 1-2 सेकंड तक वो रुकता है और 1-2 सेकंड के बाद वो जलना स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है। सो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो पोटेशियम जो है वो सोडियम से ऊपर होता है, टॉप पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, अब ये इतने ज़्यादा विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जिस वजह से हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में भी स्टोर करके नहीं रख सकते और वाटर के अंदर भी स्टोर करके नहीं रख सकते। वाटर के अंदर नहीं रख सकते ये तो समझ में आता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या है? अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस तो प्रेजेंट होती ही है, लेकिन उसके साथ में कुछ वाटर वेपर, कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर वेपर है, तो अगर पोटेशियम को हम खुले एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो वाटर कंटेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा प्लस कुछ अमाउंट में एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा। तो वो जो हीट एनर्जी निकलेगी वो उस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके और उसको ब्लास्ट करवा देगी। तो जिस वजह से कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो इसलिए हम उसे ओपन एटमॉस्फेयर में स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो इसको किस चीज़ के अंदर स्टोर करके रखेंगे? जनरली इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन कई ऐसे और भी तरीके होते हैं जहाँ हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मेनली यहाँ पे कारण होता है कि हम इसमें ऑयल के अंदर स्टोर करके इसलिए रखते हैं ताकि इसका जो संपर्क होता है ऑक्सीजन के साथ वो ना हो पाए, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर कुछ वाटर वेपर होता है। अगर ये वाटर वेपर से ये रिएक्ट कर जाएगा तो फिर वहाँ पे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अब अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन प्लस ये हीट अमाउंट भी रिलीज़ करता है। लेकिन यहाँ जो हीट अमाउंट ये रिलीज़ करता है वो सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम होता है। ये इतना कम होता है कि ये हाइड्रोजन गैस को आसानी से जला नहीं पाता है। अब अगर आप कैल्शियम को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो आप देखेंगे कि कैल्शियम जो होता है वो पानी के ऊपर ही तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, वो पानी के अंदर सेटल नहीं होता। इसका कारण होता है कि जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं वो बबल्स कैल्शियम की सतह पे जाकर के चिपक जाते हैं। अब ये जो बबल्स होते हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं तो ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि ये कैल्शियम की सरफेस से अटैच होते हैं तो कैल्शियम मेटल जो होता है वो भी वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो उस वाटर की सरफेस पे तैर रही है। अच्छा, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नीशियम है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसे रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी की अगर हम बात करें तो ठंडे पानी के अंदर एनर्जी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं। अब जैसे हमने पानी को गर्म किया तो पानी की जो एनर्जी होती है वो ठंडे मुकाबले के मुकाबले गर्म पानी के अंदर जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये गर्म पानी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज़ कर देती है।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम जो है वो किस तरह के पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है या गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब अगर आप मैग्नीशियम को हॉट वाटर के अंदर डालें तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम भी जो है वो ऊपर आपको तैरता हुआ मिलेगा। रीज़न वही है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो इसके सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिस वजह से ये बबल्स के साथ साथ ऊपर आके तैरना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ रिएक्शन और देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ और रिएक्शन को भी हम देखते हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम और आयरन ये मैग्नीशियम से भी लेस रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इनको रिएक्शन करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हॉट वाटर के अंदर या कोल्ड वाटर के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये आसानी से आयरन के साथ या एल्यूमिनियम को उसके अंदर रिएक्ट करवा पाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हॉट वाटर की जगह हम स्टीम ले लेते हैं। अगर हम स्टीम के साथ एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्शन करवाएं तो ये आसानी से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको रिएक्शन लिखवाया है, इसी तरीके से आपको अगर रिएक्शन ये याद हो जाते हैं तो आपको आसानी से फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद हो जाएगी। अगर हम कुछ मेटल्स की बात करें जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो ना ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे मेटल को हम नोबल मेटल कहते हैं। जनरली ये जो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल, ऐसे मेटल को हम नोबल मेटल कहते हैं। अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अगर हम कॉपर की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करवाएं तो। लेकिन अगर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम ज़्यादा नोबल मेटल मानते हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर हम एसिड को देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आपने ध्यान रखने हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ कर देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर एक स्टार मार्क बना के नोट कर लीजिएगा कि जो कॉपर होता है, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करता है, ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, मैंने यहाँ सब में HCl लिया है, आप चाहें तो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवा के देख सकते हैं, वहाँ भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो उन सभी में आपको मिलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस को ही वो रिलीज़ करता है हर बार। अगर हम HNO3 के साथ मेटल की रिएक्शन करवा दें तो HNO3 एसिड होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के चलता है और जहां उसको मौका मिलता है सामने वाले को अपना ऑक्सीजन चिपका देता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर HNO3 के पास ऑक्सीजन है, जैसे ही मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज़ करेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है तो HNO3 जो है वो अपना काम कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसके साथ ऑक्सीजन को चिपका देगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो H2O की फॉर्मेशन कर देता है। तो HCl के फॉर्म में ये H2SO4 के साथ यदि हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जगह पे वाटर कंटेंट मिल जाता है। वाटर क्यों मिलता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है जिसके कारण वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि HNO3 के साथ कोई सा भी मेटल अगर हम रखें तो वो हमेशा ही H2O की फॉर्मेशन कर दे, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज़, मैग्नीशियम का अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मैग्नीज जो है वो भी HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही आपको देता है। तो ये दो एक्सेप्शन हैं, जिसके अंदर आपको वाटर नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन को आपने ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं
जो आसानी से HCl के साथ या H2SO4 में या फिर आपका HNO3 में डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो ऐसे मेटल को डिज़ोल्व करने के लिए हम एक अलग तरह का एसिड बनाते हैं जिसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक्वा रीजिया के बारे में बात करते हैं। भाई प्यारे बच्चों, आप समझते हैं कि ये एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो एसिड को आपस में मिला करके बनाया जाता है। अब वो दो एसिड कौन कौन से हैं? एक तो कंसनट्रेटेड HCl होता है और दूसरा कंसनट्रेटेड HNO3 होता है। तो किस रेशियो में इसको मिलाया जाता है? 3:1 की रेशियो में मिलाया जाता है। मीन्स 3 पार्ट जो है वो HCl का होता है और 1 पार्ट जो होता है वो HNO3 का होता है। अब ये 3 पार्ट और 1 पार्ट का मतलब है कि अगर आपको 100 ml एक्वा रीजिया बनाना है तो 100 ml में जो 75 ml होगा वो आप HCl मिलाएंगे और अगर 25 ml जो होगा वो आप HNO3 मिलाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आसानी से HCl के अंदर या H2SO4 के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें तो ये वेरी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। ये आसानी के साथ एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसके लिए हम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं और HCl का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं जिसको हम एक्वा रीजिया बोलते हैं और एक्वा रीजिया के अंदर ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो गोल्ड होता है, आप देखते होंगे जो सुनार लोग होते हैं वो गोल्ड को वॉश करने के लिए, गोल्ड को वापस चमकाने के लिए इसी सॉल्यूशन का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स किस तरीके से मेटेलिक कंपाउंड के साथ, या दूसरा जो मेटेलिक कंपाउंड होता है उसके साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ को।